गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पार्ट 2 देखेंगे। छात्रों, जो पिछला लेक्चर और वीडियो था अपना, उसमें हम लोगों ने देखा कि जर्मनी एक भौगोलिक इकाई के रूप में था, देश नाम की कोई चीज नहीं थी और विभिन्न आंदोलनकारी फिलोसफरों के द्वारा आगे बढ़ाया गया, सांस्कृतिक एकीकरण हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और जर्मनी को एक नेशन स्टेट के रूप में बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और यह प्रक्रिया एक लंबी अवधि तक चलता है। अब हम दो मानचित्र जो हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है 1812 और 1815 का। छात्रों, 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट का समय था, जो 300 स्टेट को, छोटे छोटे स्टेट को मिलाकर 39 इकोनॉमिक जोन बनाया था। एकीकरण की दिशा में यह पहला कदम था और 1815 का जो मानचित्र है वही मानचित्र बाद तक भी एग्जिस्ट हुआ, जो अनेक तुमको दिखाई दे रहा है कि अनेक छोटे छोटे राज्य हैं। उन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जर्मनी को एक किया गया। तो पीछे तो हम पढ़ चुके हैं कि सांस्कृतिक और इकोनॉमिक एकीकरण। अब हम देखेंगे कि किस तरह बिस्मार्क 7 वर्ष की अवधि में 3 युद्ध करता है। युद्ध क्यों करता है? युद्ध इसीलिए करता है कि इन छोटे छोटे राज्यों को महत्वपूर्ण देश, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस शामिल था, शासन करता था, एक्सप्लॉयटेशन करता था। तो इन तीनों के साथ अलग अलग युद्ध होता है जो एक लंबे समय तक चलता है। अब उन युद्धों को कैसे कैसे लड़ा गया, किसके किसके बीच हुआ, उसको हम तुमको समय को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उसको क्रोनोलॉजी के माध्यम से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। छात्रों, 1850 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है और चेंजेज होते हैं। अब 1850 से लेकर 1870 के बीच जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने में अनेक युद्ध करने पड़ते हैं, अनेक घटनाएं घटती है। उनको डेट वाइज याद रखना दुरूह काम है। मैं संक्षिप्त में उन सभी डेटों को की चर्चा एक बार कर देना चाहता हूं। तो क्रोनोलॉजी के माध्यम से इस घटना को हम लोग समझें। 1861 में विलियम कैसर फर्स्ट प्रशिया का शासक बना और 1862 में विलियम कैसर ने ऑटोमान बिस्मार्क को, जो एक महान डिप्लोमेट था, उसको प्रशा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1863 में पोलैंड में रिवोल्ट होता है, जहां रशिया का शासन था और रशिया उसको बुरी तरह कुचल देता है। लेकिन ऑटोमान बिस्मार्क एक डिप्लोमेट की हैसियत से अपने पक्ष में करने के लिए उसने रशिया के पक्ष में स्टेटमेंट दे दिया था। अब 1864 की बात आती है। 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों साथ साथ
लड़ता है, यानी बिस्मार्क की सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना साथ साथ लड़ता है और डेनमार्क की हार हो जाती है। तीसरी और 1866 में 3 घटनाएं घटती है। एक तो क्या करता है, इस बीच में फ्रांस के साथ एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है, किसकी? प्रशिया की। और फिर 66 में ही बैटल ऑफ सेडोवा होता है और 66 में ही फिर प्रशिया और ऑस्ट्रिया का एक समझौता होता है। तो 3 काम हो गए 1866 में। और 1868 में बिस्मार्क क्या करता है, अनेक तरह के अपने डिप्लोमेटिक वे के माध्यम से वह कई महत्वपूर्ण काम करता है। और इस बीच में क्वीन ऑफ स्पेन, स्पेन की जो रानी थी, उसका हटना, फिर नए राजा का बनना, यह सब कार्यक्रम होता है। इसके बाद 1870 में युद्ध होता है फ्रांस और प्रशिया के बीच। और इस युद्ध में फ्रांस अटैक करता है और फिर भी फ्रांस युद्ध हार जाता है। और युद्ध हारने के बाद 1871 में युद्ध हारने के बाद क्या होता है, तो एकीकृत जो जर्मनी बनता है, सभी राज्यों को मिलाकर, उसका पहला राजा विलियम कैसर फर्स्ट बनता है और वह अपना चांसलर बिस्मार्क को बनाता है। अब इन सभी घटनाओं को हम डिटेल से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं अलग से। अब बारी आती है हमारा 1861 की। देखो छात्रों, पिछले जो वीडियो था उसमें डिटेल में चर्चा किया था कि किस तरह जर्मनी पहले से ही, माने विलियम कैसर फर्स्ट के राजा बनने, प्रशिया का राजा बनने से पूर्व ही कोल एंड आयरन पॉलिसी के माध्यम से नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा था। और जब उसको कंटिन्यू रखते हुए प्रशिया, जब विलियम कैसर फर्स्ट बना, तो पहले की बात को, पहले का जो कार्यक्रम था उसको कंटिन्यू रहते हुए और अधिक बढ़ चढ़कर प्रशा को इकोनॉमिकली और आर्मिकली, यानी आर्मी को भी मजबूत करना शुरू किया, इकोनॉमिकली भी रसा को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या था उसके साथ, क्योंकि वहां फ्यूडल सिस्टम था, तो उनके जो सामंत थे, उन सामंत का ही उनको क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। और उस विरोध को दबाने के लिए उसने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया। उस महत्वपूर्ण कदम में उसने क्या किया, तो 62 में ऑटोमान बिस्मार्क को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते ही, चूंकि ऑटोमान बिस्मार्क उस समय का विश्व का सबसे बड़ा डिप्लोमेट माना जाता था, और वैसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाने से, जो ही प्राइम मिनिस्टर उसने बना, उसने अनाउंस कर दिया कि जो एकीकृत रेवोल्यूशन हो रहा है, इसका जो काम हो रहा है नेशन स्टेट बनाने का, उस नेशन स्टेट बनाने का नेतृत्व कौन करेगा, वह करेगा प्रशा। और जो नेशन स्टेट बनेगा उसका भी नेतृत्व फ्यूचर में कौन करेगा, तो प्रशा करेगा। और इस बात को लेकर वह काम करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में बिस्मार्क अनेक काम करना शुरू कर देता है, और उनका जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था उसका यह यूज करना शुरू करता है। छात्रों, बिस्मार्क डिप्लोमेट के साथ साथ थिंकर भी था। वह इस बात को समझता था कि बिना युद्ध किए हम जर्मनी को एक नहीं कर सकते हैं, और यदि युद्ध होता है किसी देश के साथ, तो 39 स्टेट का जो बिग बॉस बना हुआ है ऑस्ट्रिया, वह प्रशा के साथ नहीं होगा। और प्रशा से भी जब हम उसको एकीकरण करेंगे, तो जो 3 देश हैं,
मुख्य रूप से जो जर्मनी के विभिन्न राज्यों पर अपना अधिकार जमाए हुए है, जिसमें डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद स्वयं ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस है, वह कोई कमजोर देश नहीं है और तीनों से युद्ध जीतना आसानी से नहीं हम जीत सकते, इसलिए हमें डिप्लोमेसी करनी ही पड़ेगी और डिप्लोमेसी वह करता है। इसी समय एक घटना घटती है, वह घटना घटती है क्या कि पोलैंड में रिवोल्ट होता है। अब पोलैंड में जब रिवोल्ट होता है तो रसिया क्या करता है, रसिया के अंडर में हुआ था और रसिया के अंडर में पोलैंड था, रिवोल्ट हुआ तो दो तरह की बात होती है, एक तो लोग युद्ध में अपनी सेना भेज देते हैं और दूसरी बात होती है कि वर्ल्ड वाइड अपना स्टेटमेंट दे देता है कि हम किसके पक्ष में हैं या क्या काम हो रहा है, वह जायज हो रहा है नाजायज हो रहा है। तो रिवोल्ट को बुरी तरह कुचल दिया गया रसिया के द्वारा, लेकिन यह जो है बिस्मार्क ने कहा कि जो रसिया काम किया है वह अच्छा है, जो कर रहा है रसिया और जो काम किया भी है वह बहुत ही अच्छा है। इससे क्या हुआ, जो रसिया का राजा था वह बिस्मार्क से खुश हो गया और खुश होने का परिणाम क्या हुआ आगे हम देखेंगे। तो एक एलायंस जो था ऑस्ट्रिया का वह कट गया, अब फ्रांस को काटेगा, यानी बारी बारी से एक दूसरे के साथ मतभेद कराकर अपना काम निकालने का काम बिस्मार्क करता है। अब देखिए हम आगे देखते हैं 1864 में डेनमार्क के साथ क्या होता है, जब युद्ध होता है तो क्या होता है, उससे पहले उससे दो स्टेट जो था स्लेस्विक और होल्स्टीन, वह दोनों डेनमार्क के अंदर में था। अब डेनमार्क के अंदर में जो था तो डेनमार्क से सीधे युद्ध लड़ता प्रसिया तो जीत सकता भी था और नहीं भी जीत सकता था, लेकिन उसने क्या किया, चूंकि वह 39 स्टेट पर का लीडर तो बिग बॉस तो ऑस्ट्रिया ही था, इसलिए ऑस्ट्रिया के पास कहा कि हॉलस्टीन और स्लेस्विक में यह जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं और वो अपने में मिलाना चाहता है, तो मिलाना चाहता है तो क्या होगा, अब हम उसको, आप हमारी सहायता कीजिए, हम क्या करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और डेनमार्क को हराएंगे और उसको जो दो स्टेट को अपने में मिलाना चाहता है उसको बचा लेंगे। ऑस्ट्रिया मान गया, ऑस्ट्रिया की सेना और प्रशिया की सेना डेनमार्क के साथ युद्ध में उतर जाती है और डेनमार्क की हार हो जाती है। हार होने के बाद हॉलस्टीन और स्लेस्विक यह दोनों इनके अंडर में आ जाता है, लेकिन अपने पास प्रशिया दोनों नहीं रखता, स्लेस्विक को अपने रखता है और हॉलस्टीन को ऑस्ट्रिया को दे देता है। छात्रों यहाँ ध्यान देने की बात है, और दोनों को एक सोची समझी रणनीति के तहत जो बिस्मार्क था उसने क्या किया, दोनों की आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक पॉलिसी जो थी उसको एक रखा, क्योंकि उनके मन में बात यह थी कि कुछ दिन के बाद हम उसका डिमांड करेंगे और फिर उसको युद्ध के लिए प्रवोक करेंगे और युद्ध में होगा तो उससे हम लड़ेंगे, और फिर ऐसी उसके दिमाग में बात थी। तो अब क्या हो गया, डेनमार्क के साथ हुआ, दोनों आ गया, यह घटना समझ में बात आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स 1866 में कई महत्वपूर्ण घटना घटती है और सब प्रसा के शासक, डिप्लोमेट, महान डिप्लोमेट ऑटोमान बिस्मार्क के आसपास ही घूमता है। उसमें अब क्या करता है, अब चूंकि अलग अलग फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों महान मित्र था, अब फ्रांस से, अब ऑस्ट्रिया से हॉलस्टीन को लेना है। अब कैसे लेंगे, तो इस युद्ध में कहीं फ्रांस न आ जाए, इसलिए फ्रांस के साथ पहले वह ट्रीटी करता है, अपनी कुछ टेरिटरी देकर और कुछ गिफ्ट देकर नेपोलियन थर्ड को ठीक करता है, यानी उसका जो एलायंस था उसको काटता है कि यदि ऑस्ट्रिया से हमारा युद्ध होता है तो आप युद्ध में तटस्थ रहेंगे।
तो यह ट्रीटी कर लिया भीतर भीतर। और जब ऑस्ट्रिया से डिमांड करते हैं कि आप हमारा दे दो होल्स्टीन, जो आपको मैंने दिया था, अब हम इसको यूनिफाई करेंगे, या बिस्मार्क कहता है बात नहीं बनती है और बात युद्ध तक पहुंच जाती है। तो अब दे दो, तो वो कैसे दे देगा? अब वो समझने लगा था ऑस्ट्रिया, यह हमको युद्ध की तरफ ललकार रहा है और युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहा है, वह समझ रहा था। तो अब वह क्या करता है, अब ऑस्ट्रिया जब युद्ध की तरफ ललकारता है, तो युद्ध में होल्स्टीन तो होल्स्टीन के लिए युद्ध हो रहा है, क्योंकि दोस्त अब यह कहता है ऑस्ट्रिया कि भाई हमारे साथ ट्रीटी हुआ था आपका, कि हम आपको जब युद्ध जीते थे डेनमार्क के साथ था, और फिर कह रहे हैं आप 2 साल पहले तो आपने 64 में दिया था, और 66 में आप कह रहे हैं कि हम वापस दे दीजिए। यह नहीं होगा, और नहीं होगा तब अंत तक युद्ध तक यह बात पहुंच जाती है और युद्ध होता है। तो इस युद्ध को हम बैटल ऑफ सेडोवा कहते हैं। अब इस बैटल ऑफ सेडोवा जब होता है, तो फ्रांस को ऑस्ट्रिया खोजता है कि आप हमारे मित्र हो, आप साथ दे दो। लेकिन वह साथ देने के लिए आगे जो फ्रांस का शासक था, वह साथ नहीं देता है और सामने नहीं आता है, और नतीजा होता है कि बैटल ऑफ सेडोवा में उसकी हार हो जाती है ऑस्ट्रिया की, और जो होल्स्टीन था उसको बिस्मार्क अपने में मिला लेता है। मिला तो लेता है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद जो देश युद्ध हारता था, ट्रेडिशन तो ऐसी रही थी कि उसको विजेता देश उसको ह्यूमिलिएट करता था, लेकिन उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया। महान डिप्लोमेट की तरह उसने क्या किया, एक समझौता कर लिया उससे। कहा आपको हम युद्ध जीत लिए, कोई बात नहीं। किस बात के लिए युद्ध हुआ था? होल्स्टीन को वापस लेने के लिए। आप हमको होल्स्टीन दे दीजिए, आप भी अपने घर, हम भी अपने घर। लेकिन उस ट्रीटी में यह भी रहेगा कि जब हम फ्रांस के साथ युद्ध होता है, तो उस युद्ध में आप तटस्थ रहेंगे, और फ्रांस के और युद्ध होगा तो आप तटस्थ भी रहना है। और साथ ही साथ यह भी जोर दिया कि फ्यूचर में आप यूनिफिकेशन में कोई बाधा नहीं डालेंगे। अब चूंकि हारा हुआ व्यक्ति को कुछ सहना ही पड़ता है, और ऑस्ट्रिया इस बात को मान गया, और वह क्या करता है, प्राग नाम की जगह में 1866 में जो समझौता हुआ, तो जिसको हम ट्रीटी ऑफ प्राग के नाम से जानते हैं, और समझौता हुआ मान गया। ऑस्ट्रिया को मानना था ही, लेकिन वह ग्लैडली मान गया, चूंकि उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया। यह बिस्मार्क की डिप्लोमेसी था और उसकी सोची समझी रणनीति थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि 1817 का समय आता है। अब इसके बाद इस बीच में ही 70 से पहले ही क्या होता है, जीतने के बाद वह बिस्मार्क क्या करता है, 21 जो स्टेट थे उसको मिला करके जर्मन कन्फेडरेशन का निर्माण कर देता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा एकीकृत हो गया, यूनिफाई हो गया। अब बारी रहती है जो फ्रांस के जिम्मे जो स्टेट है, जिसको संधि में, यानी फ्रांस के साथ जो प्रसा की संधि हुई थी, गुप्त संधि, जिसमें दे दिया था जिन स्टेटों को, जिस भागों को, उसको तो लेना है। अब क्या करेगा, प्रसा अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से उसको भी काटेगा, तो इसके लिए डिप्लोमेसी कर दिया। अब आता है 70 में जब युद्ध होता है, बैटल जो युद्ध होता है फ्रांस के साथ, उसको कहते हैं बैटल ऑफ सेडोवा। अब इसके बीच कई तरह का काम होता है, उसको हम संक्षिप्त में, कई तरह की घटनाएं घटती है,
और उन घटनाओं को हम संक्षिप्त में वर्णन करना चाहते हैं, जिसको तुमको क्यों युद्ध हुआ। अब देखो सवाल यह उठता है कि फ्रांस के साथ पहले ही ट्रीटी हुई थी और उस ट्रीटी के अंतर्गत वह फ्रांस तो उसको मदद नहीं किया था ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया के साथ यदि युद्ध होता है और फ्रांस और यदि प्रसा उस पर अटैक करता है, तो हो सकता है कि दूसरे देश में से कोई देश उसकी मदद करता और फिर प्रसा को युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। तो एक महान डिप्लोमेट की तरह वह काम करता है और प्रसा को युद्ध की तरफ लाने, माने प्रसा फ्रांस को युद्ध की तरफ प्रवोक करना शुरू करता है, लाने की कोशिश करता है और अंत में अटैक भी करता है। क्या घटना घटती है इस बीच में, मैं उसको तुमको समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरी घटना तुमको समझ में आए। अब क्या हुआ, देखो एक था स्पेन। अब स्पेन में क्या हुआ, स्पेन को में जो बुर्बन डायनेस्टी का राज था, उस बुर्बन डायनेस्टी का जो महारानी थी, जो रानी थी, क्वीन इजावाला, और उस क्वीन इजावाला को जनता का विरोध के कारण कहो या कहो उसको आंतरिक जो समस्याएं थी जिसके कारण उसको रानी पद छोड़ करके वहां से निकलना पड़ा। और उस निकलने के क्रम में यह घटना जो घटती है 66 और 70 के बीच में, 1866 और 1870 के में 68, तो अब यह जो घटना घटती है उसमें क्या करता है, वह रानी चली जाती है। अब स्पेन वाला एक क्या करता है, एक एडवर्टीजमेंट देता है कि हमें एक राजा की जरूरत है। तुरंत प्रसा का जो राजा था विलियम कैसर सेकंड, उसका भतीजा वहां पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां राजा की दावेदारी करता है और उसको राजा लोग एक्सेप्ट कर देता है। अब फ्रांस को यह बात रास नहीं आई कि वह बुर्बोन डायनेस्टी का राज था और उसको क्या करेगा, और उस पर अपना आदमी जाके विलियम कैसर बैठा देगा, प्रसा बैठा देगा, वह उसको कैसे राज आएगा। वह तुरंत उसका विरोध किया और फ्रांस के साथ ट्रीटी किया था। उस ट्रीटी के अंतर्गत जो बातें थी उसमें और सब बातें रही होगी, जिसके कारण फ्रांस काफी दबाव डाला और फ्रांस के दबाव में जो कैसर साहब का जो भतीजा वहां राजा गया हुआ था, बना था, वह उसको वापस आना पड़ा। लेकिन वापस तो आना पड़ा, लेकिन वापस आने के बाद यह देखा कि भाई फ्यूचर में भी प्रसा ऐसा नहीं हो कि दोबारा पर उस पर राजा के लिए अपनी दावेदारी ठोके। इसीलिए नेपोलियन थर्ड ने अपना राजदूत वहां भेजा, कहा उनसे लिखित लो कि हम फ्यूचर में भी ऐसा काम नहीं करेंगे। लिखित लेना है कि हमने अपना जो दावेदारी थी उस दावेदारी को हम वापस लेते हैं। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत बिस्मार्क ने ऐसा नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया, तो उसको फ्रांस को प्रभुक करना था, फ्रांस को क्या करना था, युद्ध की तरफ लाना था। क्योंकि प्रसा इकोनॉमिकली और सैन्य दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से वह अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब वह जानता था कि जब फ्रांस के साथ युद्ध होगा तो ऑस्ट्रिया नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया को की मदद फ्रांस ने नहीं किया था और स्ट्रॉन्ग भी उनकी आर्मी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब युद्ध में उसको लाना जरूरी, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में तो जा नहीं सकता था। तो वह फ्रांस को क्या किया, आगे बढ़ाना शुरू किया और युद्ध के लिए उसने उसको ललकारना, भीतर ही भीतर ऐसा काम होना शुरू हुआ कि यह युद्ध की तरफ आए। अब क्या हो गया, अब इसको देख करके फ्रांस की जनता के अंदर बौखलाहट थी और राजा को लोग कहने लगा कि राजा साहब यह क्या कर रहे हैं, एक तरफ प्रसा आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप पीछे हट रहे हैं, यह उचित नहीं है। जनता को खुश करने के लिए लग्जमबर्ग नाम का टेरिटरी को वह खरीदा। कौन, नेपोलियन थर्ड, जो फ्रांस का शासक था।
और लग्जमबर्ग जो ही लग्जमबर्ग खरीदा, लग्जमबर्ग खरीदने के बाद चूंकि जनता को खुश करना कि देखो हम एक नई टेरिटरी लेके आ गए, लेकिन हुआ क्या, सोचा कि जनता उधर खुश हो जाए और ये युद्ध में नहीं आए तो फिर हमारे लिए यूनिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने वह क्या करता है, वह तुरंत इंटरनेशनल बेस पर स्तर पर बेसिस पर उसने उस द्वीप के खरीदने का एक सोची समझी रणनीति के तहत बिस्मार्क ने उसका कड़ा विरोध किया। यह देखकर वह नाराज हो गया, और नाराज जब हुआ तो फ्रांस क्या करता है, युद्ध की धमकी देता है और वह युद्ध में उतर आता है। और युद्ध में उतर आता है यानी वह क्या करता है, अटैक कर देता है प्रसा पर। और प्रसा पर अटैक करने के बाद सैडन, बैटल ऑफ सैडन इसको कहते हैं। अटैक करने के बाद बैटल ऑफ सैडन में जो फ्रांस को यह आशा थी कि हम अटैक करते हैं, युद्ध हम जीत जाएंगे, लेकिन वह युद्ध में उनकी पराजय हो जाती है। और पराजय होने के बाद जो दो महत्वपूर्ण स्टेट था, आल्सस और लोरेन, वह दोनों फ्रांस को होना पड़ता है। और आल्सस और फ्रांस को भी अपने आप क्या नाम है, प्रसा यूनिफाई कर लेता है। और इसके बाद इन दोनों को यूनिफाई करने के बाद जो जर्मन, एकीकृत जर्मन बनता है, उसमें 1871 में एक कंट्री बन जाता है जर्मनी, जो पहले जर्मनी का कंट्री में नेशन स्टेट नहीं था, वो एक नेशन स्टेट बन जाता है। और उस नेशन स्टेट बनने के बाद यानी यूनिफाइड जर्मनी का एम्पायर बनता है, शासक बनता है विलियम कैसर फर्स्ट। और महान डिप्लोमेट जिसका अपना प्रधानमंत्री जो बनाया था, तो वह जर्मनी का पहला चांसलर, यूनिफाइड जर्मनी का पहला चांसलर बनाया जाता है। छात्रों, यदि हम देखते हैं तो अब स्पष्ट हो गया कि जिस तरह इटली के यूनिफिकेशन में काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था। जो भारत का इतिहास तुमने पढ़ा, भारत को 560 छोटे छोटे राज्यों मिला करके एक भारत बनाना था, जिसमें भारत में सरदार पटेल का नाम आता है, काउंट काबूर का नाम आता है। उसी तरह जर्मनी को यूनिफाई करने में ऑटोमान बिस्मार्क का हाथ था। अब इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस चैप्टर को यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।